नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गोल्ड किस तरह खरीदना चाहिए। तो गोल्ड खरीदने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो फिजिकल गोल्ड होता है, एक होता है डिजिटल गोल्ड। तो फिजिकल गोल्ड के अंदर आता है कॉइन्स, बुलियंस और ज्वेलरी। मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका गोल्ड खरीदने का ज्वेलरी के थ्रू खरीदना, क्योंकि आप ज्वेलरी बेचते नहीं हो लेने के बाद, तो आपका होल्डिंग पीरियड डिकेडल हो जाता है, 10 साल 20 साल, इंटर जनरेशनल। और जब आपका होल्डिंग पीरियड किसी असेट कैटेगरी में लॉन्ग पीरियड का होता है तो ऑटोमेटिकली उस असेट का रिटर्न आपको आ जाता है। लेकिन जब फिजिकल गोल्ड खरीदो तो किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर आप ज्वेलरी खरीदते हो तो। पहला, मेकिंग चार्जेस। और मेकिंग चार्जेस में ध्यान रखना चाहिए कि मेकिंग चार्जेस एड वैलोरम नहीं होना चाहिए, मतलब परसेंटेज ऑफ गोल्ड प्राइस के बेसिस पे आपको चार्जेस नहीं देने। क्योंकि अगर 60,000 रुपया गोल्ड था और ज्वेलर आपको बोलता है 8% चार्ज है, और एक साल बाद गोल्ड 1.5 लाख का हो गया तो बोलता है 8% चार्ज है, तो 60,000 पे 8% और 1.5 लाख पे 8%, एक साल में क्या बदल गया इतना गोल्ड मेकिंग चार्जेस। तो आपको ध्यान देना है, गोल्ड मेकिंग चार्जेस जनरली 1,000 से 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, 4,000 रुपया, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और आपका अप्रोक्सीमेटली 6 से 9% वैल्यू के ऊपर गोल्ड मेकिंग चार्जेस नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब आप ज्वेलरी खरीदते हो तो उसके अंदर स्टोन्स, नग, सारी चीज़ें होती है। तो जब आप ज्वेलरी सेट खरीदते हो तो एक्चुअल गोल्ड का वेट कितना है और स्टोन और नग का वेट कितना है, आपको जिस ज्वेलर से आप खरीद रहे हो उससे सर्टिफाई करा के बिल पे लिखाना चाहिए। अब सवाल होता है कि ज्वेलरी तो हम इंटर जनरेशन खरीदते हैं, तो बच्चे हमारे उसको रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे बिल को। तो आजकल एक ऑप्शन है कि ज्वेलरी सेट के ऊपर आप ज्वेलर से इनग्रेव करा सकते हो कि उस पर्टिकुलर सेट के अंदर कितना ग्राम गोल्ड है। उसके अलावा हर गोल्ड ज्वेलरी का हॉल मार्किंग होता है, आप हॉल मार्किंग ज़रूर कराएं ज्वेलरी की। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर एक उसका ऐप डाउनलोड करके आप वो हॉलमार्क के नंबर, अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर डालेंगे तो आपको आपकी ज्वेलरी का पूरा डिटेल मिल जाएगा जो आपने बनवाई है। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन जब आप फिजिकल गोल्ड या ज्वेलरी खरीदते हो तो इस बात का एक और ध्यान रखें कि प्राइस, तो प्राइस जो आप MCX पे या नेट पे देखते हो 24 कैरेट की होती है। आप 22 कैरेट की प्राइस देखना, तो जो 24 कैरेट की प्राइस है डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 22, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी 22 कैरेट में ही बनती है, 24 कैरेट में नहीं बनती है। तो अगर गोल्ड प्राइजेस 1.5 लाख रुपया है 24 कैरेट, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 22 इज़ द प्राइज यू हैव टू पे। लेकिन काफ़ी ज्वेलर बोलते हैं कि हमारे को इससे लेना देना नहीं है, हमारी लोकल सराफा मार्केट ने गोल्ड का प्राइस ये तय किया है, वो एक्चुअली सही नहीं है। तो आपको जो MCX में या जो आपको दिखता है नेट पे वो 24 कैरेट का है, उसको डिवाइड करके 22 से मल्टीप्लाई करके वही रेट पे आपको गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी है। जब आप गोल्ड ज्वेलरी या कॉइन्स या कुछ भी खरीदते हो तो उसका फिजिकल कस्टडी का बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आपकी ज्वेलरी बैंक लॉकर में रखते हो तो बैंक का जिम्मेदारी जो आपका एनुअल रेंट है उससे 100 गुना तक है। तो सपोज आपका एनुअल रेंट 5,000 रुपये है लॉकर का, तो बैंक 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम, मतलब 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम, जो भी 5 लाख रुपया हुआ, वहाँ तक आपको इंश्योरेंस देगा। उसके ऊपर बैंक की जिम्मेदारी नहीं है। तो उसके ऊपर अगर आपकी गोल्ड ज्वेलरी है तो उस गोल्ड ज्वेलरी को आपको खुद का अपना इंश्योरेंस लेना है। उसके अलावा जब भी आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो उसका अपने पास लिस्ट होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए। काफ़ी लोग गोल्ड ज्वेलरी ले तो लेते हैं लेकिन उनके पास उनका फोटोग्राफ नहीं होता है। और बेस्ट तरीका यही है कि जो घर में जिस भी लेडी का ज्वेलरी हो, जिस भी पर्सन का ज्वेलरी हो, उनको पहना के उनके फ़ोटोग्राफ लिए जाएं और वो फ़ोटोग्राफ उतनी सेफ्टी से अपने
डॉक्यूमेंट में डाल के रखना चाहिए, जिस सेफ्टी से आप लैंड के डॉक्यूमेंट या इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट रखते हो। तो ये चीज़ों का ध्यान रखोगे तो फिज़िकल ज्वेलरी खरीदने में सस्ता पड़ेगा और आपका प्रोटेक्शन भी ज़्यादा होगा अगर आपको फिज़िकल ज्वेलरी खरीदनी है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो अभी बंद हो गए हैं। डिजिटल गोल्ड खरीदना अपने आप में एक चैलेंज है, बिकॉज रेगुलेटरली अप्रूव्ड प्रोडक्ट नहीं है। तो मेरे हिसाब से डिजिटल गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए। आपके पास क्या ऑप्शन है गोल्ड खरीदने में? तो एक तरीका है डिजिटल गोल्ड खरीदने का। काफ़ी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे लोग बोलते हैं कि डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहिए, सस्ता है, कन्वीनियंस है, कुछ भी अमाउंट से आप चालू कर सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि रेगुलेटेड प्रोडक्ट नहीं है। जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो रेगुलेटेड नहीं, लेकिन आपके पास कस्टडी होती है उस गोल्ड की। लेकिन जब आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हो तो अनटिल एंड अनलेस इज ऑफर बाय रेगुलेटेड एंटिटी, तो आपका सेफ्टी में बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरे हिसाब से डिजिटल गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए। थर्ड अल्टरनेट हमारे पास आ गया गोल्ड फंड ऑफ फंड के द्वारा, जो कि म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं। मेरे को लगता है वो बहुत अच्छा और कन्वीनियंट प्रोडक्ट है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बता देता हूँ। डिसएडवांटेज क्या है कि जो आप गोल्ड फंड ऑफ फंड के थ्रू खरीदते हो तो पहला डिसएडवांटेज है कि उसके अंदर एनुअल एक्सपेंसेस होते हैं, जो फिजिकल गोल्ड में नहीं होते। फिजिकल गोल्ड में चार्जेस होते हैं, वो सब होता है, यहाँ एनुअल एक्सपेंसेस होते हैं। दूसरा इसका डिसएडवांटेज मैंने अक्सर देखा है कि जब लोग फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो उसका CAGR नहीं देखते कि अगर ख़राब पीरियड में, जैसे आपने 1.5 लाख पे गोल्ड खरीदा, 1 साल बाद सपोज गोल्ड 1.30 हो गया, आपका रिटर्न 1, 2, 3 साल का अच्छा नहीं दिखता है, तो लोगों का टेम्पटेशन होता है कि गोल्ड फंड ऑफ फंड को बेच के अपना कैश रियलाइज कर ले। फिजिकल गोल्ड में ऐसा नहीं होता। फिजिकल गोल्ड में रिटर्न देखते ही नहीं आदमी। लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास इतने ग्राम सोना है, या सोना मैंने 20,000 के दाम पे खरीदा है, 40,000 के दाम पे खरीदा। CAGR कैलकुलेट नहीं करते। लेकिन अगर आप गोल्ड FOF के थ्रू आपने लिया है तो वो आपका जो पोर्टफोलियो आता है उसके अंदर उसका CAGR भी आता है। और जब CAGR अच्छा नहीं होता कोई भी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में, तो हमारा एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि उस पैसे को हम निकाल के कहीं और हमारे हिसाब से अच्छा कर रहा है उसके अंदर डालें। तो 2 बड़े डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज है आपको सेफ्टी, GST, कोई झंझट नहीं है। इंडिया में जो भी गोल्ड फंड ऑफ फंड के थ्रू पैसा लगाया जाता है, म्यूचुअल फंड उसका 100% फिजिकल गोल्ड खरीद के रखता है। कुछ फंड हाउस ने अभी रिसेंटली गोल्ड डेरिवेटिव लेने की बात की और उसके ऊपर काफ़ी सोशल मीडिया में वीडियो आए कि जो कुछ फंड हाउसेस ने किया, खासकर HDFC म्यूचुअल फंड ने किया, ये लोगों इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में नहीं है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा भ्रमक या इससे ज़्यादा झूठ कोई हो नहीं सकता। जो HDFC म्यूचुअल फंड ने किया वो सिंपल किया, उन्होंने एक इनेबलिंग क्लॉज लिया है और वो इनेबलिंग क्लॉज बहुत रेयर सिचुएशन के अंदर यूज़ किया जाएगा। वो इनेबलिंग क्यों लिया? वो एक्चुअली इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में लिया है, क्योंकि कई बार हमने देखा जब सिल्वर प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था तो जो सिल्वर का जो प्राइस आपको चार्ट पे दिख रहा था या बाज़ार में दिख रहा था, जब आप एक्चुअल सिल्वर लेने जाओ तो मालूम पड़ा कि वो 10-15% ऊपर है। तो अगर आपका पैसा किसी फंड हाउस ने लिया गोल्ड के लिए और फिजिकल गोल्ड उनको खरीदना है, लेकिन फिजिकल गोल्ड एक्चुअल खरीदने के तो 10-15% ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको मिलेगा। उसकी बजाय जब ऐसी सिचुएशन रही तो फंड हाउस फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय गोल्ड डेरिवेटिव खरीदता है फ्यूचर वाले, ताकि उनको उस टाइम गोल्ड मिल जाए। तो आपका जो ये प्राइस डिफरेंस है आज जो दिख रहा है स्पॉट के अंदर, जो प्राइस में एक्चुअल डिलीवरी में है, वो नुकसान आपको नहीं होगा। तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो मेरे हिसाब से गोल्ड फंड ऑफ फंड के अंदर आपको उस टाइम GST का इम्पैक्ट नहीं आता है। गोल्ड फंड ऑफ फंड के अंदर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्यों पावरफुल टूल है? क्योंकि कोई भी एसेट कैटेगरी के अंदर अगर आप फिक्स क्वांटिटी खरीदते हो या उसके बजाय फिक्स अमाउंट खरीदते हो, तो फिक्स अमाउंट का कॉस्ट फिक्स क्वांटिटी के कॉस्ट से हमेशा कम होता है। तो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देके समझाता हूँ, जो मैंने काफ़ी अपने वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश की है। कि सपोज आपने पिछले 40 सालों में हर धनतेरस को 10 ग्राम सोना खरीदा, तो 40 सालों में आपका 400 ग्राम सोना हो गया। और सपोज उसकी अप्रोक्सीमेटली टोटल कॉस्ट 8 लाख रुपए आई, तो आपने 8 लाख रुपया लगा के 400 ग्राम सोना खरीदा। लेकिन वो यह फिक्स अमाउंट खरीदते क्वांटिटी की जगह, जैसे यहाँ 8 लाख रुपया लेके आपने 400 ग्राम सोना खरीदा, तो पर 10 ग्राम आपका करीब 20,000 रुपये का रेट आ गया।
तो आपने 10,000 रुपया पर धनतेरस खरीदने की बजाय आपने 20,000 रुपये का सोना हर धनतेरस को खरीदता होता, तो पिछले 40 सालों में आपका 400 ग्राम की जगह अप्रोक्सीमेटली 1100 ग्राम सोना आ गया। वो क्यों हुआ आपको बताता हूँ। जब आप फिक्स क्वांटिटी खरीदते हो तो जब ज़्यादा प्राइस रहा तो ज़्यादा पैसा लगता है, कम प्राइस रहा तो कम पैसा लगता है। और जब आप फिक्स अमाउंट खरीदते हो तो जब आप अमाउंट फिक्स होता है तो जब किसी प्रोडक्ट का दाम कम होता है तो इसके यूनिट ज़्यादा आते हैं, ग्राम ज़्यादा आते हैं, और जब दाम ज़्यादा होता है तो यूनिट्स और ग्राम कम आते हैं। ये आपको इलस्ट्रेशन स्टॉक के थ्रू भी खरीद समझ सकते हो कि एक स्टॉक सपोज 100 रुपये के ऊपर है, आपने बोला कि मैं 10,000 रुपये हर महीने वो स्टॉक खरीदूंगा, तो जब 100 रुपये दाम था तो आपने सोचा कि मैं एक स्टॉक खरीदूंगा हर महीने, तो जब 100 रुपये दाम था तो 100 रुपये लगा, जब 200 रुपये दाम था तो 200 रुपये लगा, जब 500 रुपये दाम था तो 500 रुपये लगा। लेकिन उसकी जगह आपने बोला कि मैं 1,000 रुपये का हर महीने स्टॉक खरीदूंगा, तो जब 100 रुपये दाम था तो आपको 10 स्टॉक आ गए, जब 500 रुपये दाम था तो 2 स्टॉक आए। तो यह ध्यान रखिए कि कोई भी असेट कैटेगरी के अंदर जो कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करती है, शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल रहती है, उस एसेट कैटेगरी के अंदर फिक्स क्वांटिटी की बजाय फिक्स अमाउंट खरीदना आपके बेनिफिट में रहता है। फिजिकल गोल्ड में हम फिक्स क्वांटिटी खरीदते हैं, जबकि जब आप फंड ऑफ फंड के थ्रू खरीदोगे तो फिक्स अमाउंट खरीदोगे। 5,000 रुपये की SIP, 10,000 रुपये की SIP गोल्ड में कर सकते हो। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज और है गोल्ड फंड ऑफ फंड खरीदने का कि जनरली एक आम इंडियन फैमिली में गोल्ड खरीदा जाता है कि बच्चे की शादी है तो बच्ची को शादी में देना है, या बेटे की शादी है तो बहू को देना है। तो वो जो आपको ज्वेलरी अपने ट्रेडिशन के हिसाब से देनी है वो तो आप ज़रूर दीजिए, उसका एस्थेटिक अपील होता है, वो अलग उसके बेनिफिट है। लेकिन जो आपको खाली देना अपने बच्चे के लिए वो आप गोल्ड फंड ऑफ फंड के थ्रू कर सकते हो। जैसे आपकी बच्ची है अभी 7 साल की, 8 साल की, 10 साल की है, आप उनके लिए गोल्ड फंड ऑफ फंड में SIP चालू करो। पहला नाम आपकी बच्चे का हो सकता है, दूसरा नाम आपका और आपकी स्पाउस का हो सकता है, तो आपके तीनों के नाम उसके अंदर हो गए। जब आप शादी होगी तो वो गोल्ड ETF 2 लाख 5 लाख जो भी पोर्टफोलियो बना अपनी बच्ची को दे सकते हो। अब उसको आप दोनों के बिना सिग्नेचर के कोई पैसा निकाल नहीं सकता। तो आपने बच्चे को गोल्ड भी दे दिया, लेकिन ये भी इंश्योर किया कि ससुराल पक्ष उस पैसे को टच नहीं कर सकता। ये बेनिफिट खाली आपको गोल्ड फंड ऑफ फंड में मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर एस्थेटिक अपील चाहिए, आपको बहुत इंटर जनरेशनल गोल्ड खरीदना है और आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, चार्जेस का, मेकिंग चार्जेस का, प्राइस का, तो ज्वेलरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। दूसरा, आप कॉइन्स एंड बुलियंस भी खरीद सकते हैं, लेकिन सेफ कस्टडी इन सब का ध्यान रखें, इंश्योरेंस करें। लेकिन अगर आपको ईज़, कन्वीनियंस, ये सब ध्यान रखना है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा लेना है और आपको अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए गोल्ड इकट्ठा करना, लेकिन कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना है, तो गोल्ड फंड ऑफ फंड मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझें। विजय मंत्री फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का मैं फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। हम एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और फाइनली दोस्तों, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।